नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। अभी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ एक ऐसे मशहूर शख्स हैं जो एक तरीके से बिहार की राजनीति के पर्याय हैं। 1990 के दशक से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और वो शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जो हर बिहार के दिग्गज नेता के करीबी मित्र हैं, बल्कि संकट मोचक हैं। जब भी बिहार में किसी बड़े नेता को संकट का सामना करना पड़ा, उन्होंने उन्हें ही याद किया। वो उन नेताओं में भी शुमार हैं जो बिहार के शायद हर गांव में, हर गली में घूमे हैं। उन्होंने लगभग पूरे बिहार को अपने पैरों से भी नापा है और बहुत से शहरों में, बहुत सी लोकसभा सीटों पर, बहुत सी विधानसभा सीटों पर उनके निजी मित्र हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार की। स्वागत है सर आपका। ये किसी परिचय की इनको जरूरत नहीं है, कम से कम बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में 2 बार सांसद रह चुके हैं, उससे पहले 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये संकट मोचक है कहीं ना कहीं, तो उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और बिहार में एनडीए का विखंडन हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र सरकार तक पहुंचने की राह मुश्किल मानी जा रही थी। तब डॉक्टर अरुण कुमार नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े हुए और एक एनडीए की लहर यहां पर बनी और रिकॉर्ड सीटें एनडीए ने बिना जनता दल यूनाइटेड के अपने साथ होने के बावजूद जीती। और अभी हाल का अगर हम उदाहरण दें तो जब चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग हो गए थे एनडीए में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया और हाशिए पर चले गए थे चिराग पासवान, तो एक बार फिर संकट मोचक की भूमिका निभाई डॉक्टर अरुण कुमार ने और चिराग पासवान को एनडीए की राजनीति के मध्य में स्थापित किया। लेकिन एक बार फिर रिश्ते बिगड़ गए हैं और डॉक्टर अरुण कुमार एक बार फिर एक नई पार्टी, एक नए मंच के संकट मोचक बनने के लिए तैयार हैं और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक नई शुरुआत है, जो आपका संघर्ष है, जो आपका लंबा एक राजनीति का सिलसिला रहा है, इस उम्र में इस पड़ाव पर एक नई शुरुआत, आप कितनी उम्मीद कर रहे थे? जी नहीं, ये इसको मैं दुर्घटना मान रहा हूँ जी। और मेरी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। लेकिन उसके विस्तार में जानने के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान से हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो कहेंगे और कह रहे हैं कि उनकी उम्मीद सिर्फ सांसद बनने की, वो पूरा नहीं कर सके, सीट कम था, तो यह भी गलत है। अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, इंजीनियर रविंदर सिंह, ये सब चेहरे जो थे उसमें 2 चेहरा तो एस्टेब्लिश चेहरा था, अरुण कुमार का और रेणु कुशवाहा जी। तो उसके बावजूद भी यदि संजय पासवान या और किसी पार्टी के वर्कर को टिकट दिया जाता तो मुझे कोई एतराज नहीं था। चूंकि मैं एमपी का ही चुनाव लड़ता हूँ, एमएलसी के बाद कभी एमएलए और एमएलसी नहीं लड़ा, मैं एमपी का चुनाव लड़ता हूँ और 99 से लगातार जीता हारा तो सांसद के रूप में ही, राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सेदारी की ही बात हमने की। लेकिन ये टिकट कट जाएगा ये सोचा भी नहीं था, और टिकट कट भी जाता तो प्रथमतः यदि चिराग पासवान लड़ते हैं तो अरुण कुमार को भी लड़ना चाहिए, क्योंकि हम वैसी परिस्थिति में साथ दिया था कि ये बिहार के भविष्य बनेंगे और इन पर जो हमला हो रहा है वो उचित नहीं है। एक नौजवान कल का भविष्य, लेकिन जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, पार्टी का चाक चरित्र सब उजागर हो गया, बैडली एक्सपोज्ड हो गया। जो लोग चिराग पासवान को गाली देते थे, संकट पैदा करने वाले थे, उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया, और जो लोग कवच बने हुए थे उनको कहा कि आप हिमालय में चले जाइए माला लेकर के, अब आपका काम हो गया। तो हमारी आदत ये रही है या स्वभाव में ये रहा है कि मैंने राजनीति सीपीआई एमएल के स्टूडेंट विंग से शुरू जी। किया
और वहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस ने फिर मुझे निकाला, तो समाजवादियों के ये में काम किया, वी सिंह के साथ भी काम किया, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, तमाम लोगों के साथ काम किया और सब लोगों ने सम्मान दिया। रामविलास पासवान जी के साथ भी काम किया और उन्होंने बहुत सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको अपना मित्र कहते रहे। स्टेज पर उन्होंने, मैंने कई रैली में जब भी आप उनके साथ स्टेज पर रहे तो उन्होंने हमेशा आपका संबोधन मेरे मित्र करके दिया। ये उनका बड़कपन रहा है, मित्र की संज्ञा उन्होंने दी, उनका बड़कपन है। और प्रधानमंत्री जी के कालखंड में कुछ ऐसे काम हुए जिससे मैं ये मेरे स्वभाव में है कि श्रीमती गांधी ने भी कुछ अच्छा काम किया तो उसकी मैंने तारीफ की, पंडित नेहरू ने भी काम किया तो उसकी तारीफ की, चौधरी चरण सिंह ने भी किया तो उसकी तारीफ की, अटल जी ने भी किया तो उसकी तारीफ की। तो ये मेरे आदत में शुमार है और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जो अच्छा काम करें। जैसे धारा 370 का मैं समर्थक था, हटाने का जी, कि जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा के साथ मैं होम अफेयर्स कमेटी में था, वो हमारे चेयरमैन थे, जिस तरीके के चुनौतियों से जूझ रहे थे 40-50-60 वर्षों से, उनका दोष इतना था कि वो भारत को चुने तो जो लोग आए हुए थे उनको वोटिंग राइट नहीं, उनको कोई वो आदमी हैं या नहीं है ये विषय था। और उसके लिए पाकिस्तान समर्थित जो आतंक था, उस आतंक को बहुत नज़दीक से हमने देखा, तो उससे मुक्ति मिली और ये बड़ा अचीवमेंट था देश के हित पर। तो कई राष्ट्रीय सवालों पर बहुत हमारे यहाँ के ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो जिनका मैं कई कारणों से सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने एतराज़ किया जब कहा गया कि इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड। तो बड़ी तकलीफ हुई कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है और उससे मानव जाति को, संपूर्ण विश्व को शक्ति मिली है। अब हम ऐसे लाचार लोग नहीं हैं कि आप हमको सिविलाइज्ड बनाएं। जी, हम बिल्कुल सिविलाइज्ड थे, सभ्यता का उदय यहीं से हुआ है। तो ये सारे सवाल थे और इसको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत को एक मजबूती दी। तो आज भी हम कुछ सवालों पर उनके समर्थक हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ उनके राजनीतिक कंपल्सन्स होंगे, ये सब लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, और इस विषय से ये भी वाकिफ थे, चिराग पासवान भी, कि अरुण कुमार समझौता करते हैं तो दिल से करते हैं, दिल की बात सुनते हैं जी, और नहीं करते हैं तो लड़ते हैं। एक कंपल्सन के तहत जो मिलन हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो मैंने कभी इसको गुड गेस्चर में नहीं लिया और हम कहा कि एनडीए को इसका हानि होगा जी, और न मैं गुलदस्ता देने गया और न मैंने बधाई, क्योंकि कुछ सवालों पर मैं उनका घोर विरोधी, जैसे बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर जी, तो ये मानवीय सभ्यता के इतिहास में एक बड़ा कलंक है, जिस पर टिप्पणी न्यायपालिका ने किया कि व्हाइट कलर्ड पीपल हैव बीन सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मुजरिम जो है उसको बचाया जी, और ये नीतीश कुमार काम करें, सरकार वो है तो उनको कहा जाएगा। तो कई ऐसे पहलू हैं, सृजन घोटाला, किसानों का पैसा है, केंद्र ने दिया लैंड एक्विजिशन के लिए और सृजन घोटाला में चला गया। कितने लाठी खा रहे हैं अभी बक्सर में, देखिए पैसा नहीं मिल रहा है उनको, ये पैसे का डाइवर्सन हुआ और उस घोटाले पर सीबीआई बैठी हुई है। तो ऐसे सवालों पर जहां हम शुचिता की लड़ाई लड़ें, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें, तो सिर्फ भ्रष्ट होकर के भी बहुत लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं।
हमारी मंशा ये कभी नहीं राजनीति में रही है। हम इन सवालों को खड़ा करते रहे हैं और पार्टी में रह करके भी पार्टी के जो जरूरी मुद्दे हैं आप जरूरी उनको मुद्दे हैं उसको उठाया उठाते है, रहे। आईना दिखलाया है। जी। और यही कारण है कि जो बरगद के पेड़ गमला में हैं वो आज पूछे जा रहे हैं, बरगद जिनको जमीन में है उनको छांटा जा रहा है और गमला के बराबर किया जा रहा है। जी। तो इस परिस्थिति से इन चीजों का प्रतिकार हमने किया। यदि राजनीति में संघर्ष के लोग, सामाजिक सरोकार के लोग नहीं आएंगे, सिर्फ माफिया आएंगे, तो ये दुखद। जी, निश्चित तौर पर जो आपकी छवि है जमीन से जुड़े हुए एक नेता की है, जिसने बिहार के गांव-गांव को आप घूमे हैं कई बार, कम से कम 2-3 बार तो आपने जरूर एक गांव का चक्कर लगाया है, और पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के लोग जो आप लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, बेदाग आपकी छवि है। लेकिन इस पड़ाव पर अभी आपने बहुत ताकत दिखाई, नवादा रैली आपने जो की थी चिराग पासवान के पक्ष में, बड़ी उसकी चर्चा रही थी। चुना आपने अब जहानाबाद को, जहां आप आ रहे हैं, और आपके आने के बाद एक त्रिकोणीय संघर्ष लोग बता रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप शायद जीते या ना जीते इसको लेकर डाउट है, लेकिन आपने मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी, जिसका बिहार में उस तरह का आधार नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कम हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी वंचित लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। जी। हमने लोजपा को भी इसीलिए चुना था। ये नहीं था कि इसके प्रतिनिधि सिर्फ करोड़ों की संपत्ति रखने वाले, अरबों की संपत्ति रखने वाले होंगे। आज भी बहुजन समाज पार्टी अपने वर्कर को प्राथमिकता देती है, और वहाँ के कुछ जो हमारे पुराने साथी पार्लियामेंट वगैरह में रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको बराबर नीतीश कुमार आपको राजनीतिक रूप से मारने की साजिश जो कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मुकदमे में फंसा रहे हैं, तो आपको लड़ना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। और हमको लगा कि हम लोग तो राजनारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे पुरखे रहे हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जिन्होंने दलितों के लिए बड़ी कुर्बानी दी। जी। तो ऐसे लोगों की परंपरा के ही हम संवाहक, और हमें लगा कि ये ठीक कह रहे हैं, बैठना भी ठीक नहीं है, और अभी मैं थका भी नहीं हूँ। जी। तो लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर भी रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक नैरेटिव मैं मास के सामने दूं कि यह गरीबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, और इसको प्रूव किया है बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकार में रहकर, कि उन सारे आयामों, चाहे महात्मा फुले हों, चाहे काशी राम जी हों, या डॉक्टर अंबेडकर हों, तो इस इतिहास को भी आगे बढ़ाया है, और दलितों के दरवाजे पर एक बड़ी ताकत देने का काम किया है। यही काम मैं भी कर रहा हूँ। जी। मैं पहली बार एमपी बना था तो जहानाबाद में जो हॉस्टल बनाया, बिहार में उस तरह का नहीं था, अंबेडकर हॉस्टल बनाया। तो जब आदमी का टेस्ट वैसे लोगों को निकालने का रहा है, और हमारे पुरखों ने किया है इस काम। अब ठीक है, कुछ लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में ये मूल्य रहा है कि राजनारायण जैसे लोग जमींदार परिवार से आते थे, लेकिन 750 एकड़ जमीन दलितों में बांट दिया। जी। तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो हम इस सवाल को लेकर के इस झंडे के तहत बढ़ने का प्रयास किया है, और ये लड़ाई दिलचस्प हो। जहानाबाद में आप एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं, लोगों से आपका सीधा जुड़ाव है, जातिगत समीकरण भी आपके पक्ष में है, लेकिन क्योंकि बिहार में इस बार मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन माना जा रहा है, जिसे इंडिया यहाँ नहीं है, महागठबंधन ही उसको मोटे तौर पे माना जाए, आपके पक्ष में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आपको एक विनिंग कैंडिडेट के तौर पर वोटर देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो काम करने के तरीके हैं, उसमें भले मैं चुनाव हारता हूँ, जीतता हूँ, वो पार्टियां टिकट दे देती है उनके, लेकिन मैं जो काम करता हूँ उसका छाप सभी जाति पर, चाहे वह यादव हो, मुसलमान हो, अति पिछड़ा हो,
या सवर्ण जाति के लोग। तो ये सब महसूस किया कि नीतीश कुमार ने अरुण कुमार को काटने के लिए कोई और दूसरा कैंडिडेट भी हड़बड़ी में बहुत गलत काम कर दिया। अति पिछड़ा में ही कोई वैसे सामाजिक सरकार वाले को देते, अब ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो व्यक्तिगत उनसे मेरा कुछ नहीं है जी, लेकिन ऐसे चीजों में उनको आधार बना करके जो सरकार, जिसको माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि ये स्कैम है, और उसके बाद फिर उसको बैक करके और रीटेंडरिंग करा करके एम्बुलेंस में घोटाला मैंने देखा है कि सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लगा हुआ है और उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, तड़प के मरते देखा है। पेशेंट एम्बुलेंस उठाया गरीब को जहानाबाद से और पटना में किसी हॉस्पिटल में भेज दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये मैं काम अपने छात्र जीवन से करता रहा हूँ और उसमें न कोई जाति है न धर्म है, इसलिए मेरे आत्मबल का आधार यही है, गरीब गुरबा शोषित दलित खेत खलियान चाहे वह जिस जाति के हो। तो एक बार अरुण कुमार को, हमारे जो घोर विरोधी हैं वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मैंने काम किया है माध्यम बनने का, इससे लोगों को ये महरूम रहे, उनको पता ही नहीं रहा कि एमपी किस काम का है, एमपी कौन है जी। तो उन लोगों को ये बात का एहसास हुआ है और अभी सारी सीमा तोड़ करके मेरे साथ खड़ा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव जी बिल्कुल, चर्चा आपके नाम की बहुत है और दिल्ली से भी सुनी जा रही है और हम लगातार देख भी रहे हैं, और आपने एक सम्मेलन भी अपने समर्थकों का मई दिवस पर शायद बुलाया है, 1 तारीख को बुलाया जी। तो मैं सर आपसे ये समझना चाहूँगा, अभी तो हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे, क्योंकि आप राजनीति के एक तरीके से बड़े विश्लेषकों में हैं और आप हवा का रुख पहले ही देख लेते हैं। क्या आपको लग रहा है, 2 गठबंधन इस समय बड़े हैं और कई सीटें ऐसी हैं, जैसे आप हैं पूर्णिया की सीट की या काराकाट, 2-3 सीटों की बात की जा रही है जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में क्या होने जा रहा है? देखिए, एक सेक्शन बिहार का जो पॉलिटिकली कॉन्शियस है वह ये वॉच कर रहा है कि धन का पूरा प्रयोग किया जा रहा है, विचार नहीं है उसमें, सभी पार्टी घेरे में आए, इसलिए इस बार कुछ जनता निर्णय लेगी और उसका असर चुनावी परिणाम पर पड़ेगा। यानी डॉक्टर साहब को लगता है कि कुछ अप्रत्याशित और चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं, जनता का मन जाग रहा है और वो अपने मन से ही कुछ नया निर्णय भी ले सकती है। सर आपने हमें वक्त दिया, बात की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।